साइनिक्स ब्रांड है वो मेक इन इंडिया है या असेंबल इन इंडिया है? यहाँ तक साइनीज की बात करते हैं हम लोग तो 100% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करना वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो करीबन आप समझ लीजिए एक डेस्कटॉप बनाने के पीछे केवल 6000 कंपोनेंट का यूटिलाइजेशन होता है। 6000 मोर देन 6000। ठीक है, ऐसा क्या मेजर कारण है कि डेस्कटॉप ऑल इन वन से रिप्लेस नहीं हो सकता? और मेंटेनेंस। साइनिक्स ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई और कैसे सोचा कि इतने बड़े ब्रांड्स इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी आप एक मेक इन इंडिया ब्रांड बना सकते हैं? साइनीज इज वन ऑफ द ब्रांड जो इंडिया का अपना ब्रांड है, इंडिया के लोगों के लिए है, इंडिया के लोगों ने बनाया है और आप समझिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। क्या डेस्कटॉप का मार्केट डाउन होने वाला है फ्यूचर में या ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है लोगों के माइंड में? आप देखिए कि जो डेस्कटॉप है वो अपनी जगह पे चलता है, लैपटॉप अपनी जगह पे चलता है, तो दोनों का अपना अपना मार्केट है और दोनों ही मार्केट चलेगा और कभी भी दोनों मार्केट में कोई क्लैश नहीं आने वाला है। सुनने में ही आता है कि मेक इन इंडिया ब्रांड जल्दी डेवलप इसलिए नहीं हो पाते कि हमारी गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट नहीं करती है। बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट जी, कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। आज की डेट में डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर या ऑल इन वन पीसी हर एक कॉर्पोरेट की या हर एक इंडिविजुअल की सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है। उनको अपने ऑफिशियल वर्क करने हो चाहे इंडिविजुअल वर्क करने हो। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि डेस्कटॉप ले लो, कंप्यूटर ले लो या लैपटॉप ले लो, इन सभी ब्रांड में मेक इन इंडिया ब्रांड आज की डेट में इतना पावरफुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना कि आज की डेट में बिगेस्ट एमएनसीज ब्रांड परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ब्रांड से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि प्योरली मेक इन इंडिया ब्रांड है, जो डिटेल में आपको ये समझाएंगे कि ये जो इंडस्ट्री है, डेस्कटॉप ले लो या लैपटॉप ले लो या ऑल इन वन पीसीस ले लो, ये पूरी इंडस्ट्री चलती क्या है और किस तरीके से इसकी मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है और किस तरीके से आप गवर्नमेंट के साथ भी अपने इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ साइनिक ब्रांड के को फाउंडर हितेश जैन जी से। हितेश जैन जी कंप्लीट डिटेल में आपको इंडस्ट्री का पूरा सच क्या है, किस तरीके से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बन सकते हैं और बन रहे हैं, ये सारी चीजें डिटेल में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच अमित, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। आपने हमको आपके स्टूडियो में बुलाया, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। आप शुरू कीजिए, आप कैसे इसको टेक फर्दर, क्या आपके सवाल है जिसके हम आपको कोशिश करेंगे जितना हो सके इतना अच्छे से अच्छे जवाब देने की। ठीक, इन जनरली मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, मतलब कैसे साइनिक्स ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई और कैसे सोचा कि इतने बड़े ब्रांड्स इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी आप एक मेक इन इंडिया ब्रांड बना सकते हैं? अमित, ऐसा है ना कि हम लोग पिछले 20 साल से आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। मेनली हम एमएनसी ब्रांड का प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कस्टमर्स को देते थे। तभी हमारे दिमाग में एक ख्याल था कि इस पैच में इंडिजिनियस ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है और हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब आप समझिए कि एक इंडिया का असली इंडिया का मेक इन इंडिया ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। वहीं से साइनीज का शुरुआत। जन्म हुआ, वहीं से साइनीज शुरू हुआ है। Yeah. और आप देखिए कि साइनीज इज वन ऑफ द ब्रांड जो इंडिया का अपना ब्रांड है, इंडिया के लोगों के लिए है, इंडिया के लोगों ने बनाया है और आप समझिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। जैसे कि आपने बोला इंडिया का अपना ब्रांड, तो इंडिया का अपना ब्रांड ना इन जनरली हर एक ब्रांड ये बोल देता है कि मेरा ये इंडिया का ब्रांड है, बट जब उसकी डीप रियलिटी में जाओ ना तो निकलता है क्या है, ये मेक इन इंडिया नहीं है, असेंबल इन इंडिया है। तो जो साइनिक्स ब्रांड है वो मेक इन इंडिया है या असेंबल इन इंडिया है? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल वाजिबी है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड ऐसे इवॉल्व हो चुके हैं जो सिर्फ असेंबल इन इंडिया होता है और उसको मेक इन इंडिया का कहा जाता है। बट आई एम प्राउडली से साइनीज इज द प्राउडली मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया ब्रांड, ओके। जहाँ पे
करीबन करीबन 50 से 60% उसका जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके। इंडिया के अंदर इंडिया की फैक्ट्रीज के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे आपके सामने ये लैपटॉप अवेलेबल है, जी। अगर आप इसको देखेंगे इसी 50-60% प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, इवन इसकी हाउसिंग जो है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ओके, हुई हाउसिंग है। मीन्स ये जो ये कैबिनेट बाहर का जो बॉडी उसको ओके, जिसको बोलते हैं, इवन मेन बोर्ड्स जो है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बना है। होता है। सो यस, 100% इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आज हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे, वो ओके, शायद कोई भी कंट्री नहीं करता है, लेकिन 50-60% आज भी हम लोग मेक इन इंडिया अचीव कर पा रहे हैं। ओके। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग आपने अपनी इन हाउस अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, या जैसे इन जनरली मैंने बड़े ब्रांड्स का देखा है, वो लोग अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ना लगा के थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो अपने डायग्राम, अपने फॉर्मुलेशन सामने वाली डिजाइन प्रोवाइड कर देती है एंड देन वो मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। तो आप क्या साइनिक्स भी यही फॉर्मूला यूज कर रहा है, या साइनिक्स खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहा सो यहाँ तक चाइनीज की बात करते हैं हम लोग, देखो 100%, बिकॉज अगर एक प्रोडक्ट अब मैं बात करता हूँ डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, है? जी। तो 100% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करना वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं। करीबन करीबन आप समझ लीजिए एक डेस्कटॉप बनाने के पीछे केवल 6000 कंपोनेंट का यूटिलाइजेशन होता है। 6000। 6000, मोर देन 6000, ठीक है। उसमें प्लास्टिक भी आ गया, मेटल भी आ गया, पीसीबी भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती है। ओके। 100% इन फैक्ट्री नहीं बन सकता है, ओके। लेकिन मेजर एक्टिविटीज जो है हमारी इन फैक्ट्रीज के अंदर ही हाँ, जस्ट होती वेरी है। सिंपल यही क्वेश्चन है, फैक्ट्री आपकी इन हाउस है या मेजर मेजर चीजें हम लोग इन हाउस ही करते इन हैं। हाउस कर रहे हैं आप? बस पार्ट्स जो अपने पास पॉसिबल नहीं है वो आप बाहर। कुछ मेटल्स और प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट रहती है वो हमें बाहर से करानी पड़ती है। अच्छा, तो इन जनरली बेसिक सा मैं जानना चाहूंगा सर, जैसे कि देखो लोगों के माइंड में भी ये रहता है मैं लैपटॉप यूज करता रहा हूँ, बट ये लैपटॉप बनता कैसे, इसका क्या पूरा एक बेसिक साइकिल क्या रहता है, कुछ बेसिक बता सकते हैं आप हमें? मेरा ये मानना है कि लैपटॉप का जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है ना, जी। वो अप्रोक्सीमेटली 9 महीने का है। 9 महीने का? हाँ, एक मॉडल लॉन्च करने में आफ्टर प्रोटोटाइप 9 महीने लगते हैं। मतलब उसका मेन बोर्ड की डिजाइन्स, पीसीबी के बाद उसके ऊपर माउंटिंग, सरफेस माउंटिंग, और उसके बाद उसकी हाउसिंग, उसका कीपैड, ये सारी जो प्रोसेस, जो एंटायर जर्नी है, ओके। वो अगर हम लोग काउंट कर ले तो एक लॉट जो होता है पूरा 9 महीने के बाद बाहर आता है। निकलता है। मतलब कंपनी को किसी को भी एक नया मॉडल लॉन्च करना है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज सोचा और अगले महीने लॉन्च कर सर, सोचा, उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बनता है, टाइप बना। प्रोटोटाइप बनेगा, उसके साथ पर टेस्टिंग होता है, वो सर्टिफिकेशंस होते हैं। ओके। आफ्टर सर्टिफिकेशन वो मास प्रोडक्शन में जाता है, जिसको एमपी बोलते हैं। एंड जो एमपी में जाने के बाद भी वो 9 महीना लगता है फिनिश प्रोडक्ट हाथ में आने में। फिनिश प्रोडक्ट हाथ में बिल्कुल। आने के लिए। चलिए, तो इन जनरली आपने ओईएम बनने का जो डिसीजन, मैं आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन देख रहा था तो मैंने 2009 आई थिंक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। तो आपने जब 2009 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट की, उसी दिन के बाद आपने अपना ओईएम बनने का प्रोसेस या एज अपना ब्रांड लाने का डिसीजन लिया, या उससे पहले आपके बिजनेस का जो नेचर था वो डिफरेंट था? नहीं, जैसे मैंने बताया ना, हम लोग पिछले 20 साल से आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हम आईटी के साथ ही पले बड़े हैं, और हमने आईटी इंडस्ट्री, आईटी हार्डवेयर के अंदर इज अवर पेशन, समथिंग लाइक दैट। टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रांग है। ओके। सो ये करते हुए हमें ख्याल आया कि नहीं, इंडिया का खुद का ब्रांड, इंडिजीनियस ब्रांड की बहुत ज़रूरत है। एंड देन हम लोगों ने साइनिस को बिल्ड करना शुरू किया। ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको इज अ प्रोसेस, इज अ जर्नी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको प्लानिंग, एग्जीक्यूशंस करते 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 एक टाइम आया जब हम लोगों ने उसको स्टार्ट करके उसको मार्केट में लॉन्च किया। इन जस्ट सेम सिनेरियो जो आप बता रहे हैं, मेरे साथ लास्ट पॉडकास्ट हमारा कार्ट्रिज के मैन्युफैक्चरर के साथ हुआ था। वो सिंपल क्या करते थे, कार्ट्रिज प्रिंटर्स की एएमसी लेते थे, करेक्ट। और उनको प्रिंटर की एएमसी से ही उनके माइंड में ये आ गया कि मेरे को इंडियन कार्ट्रिज बनाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। जो ओईएम कार्ट्रिजेस है वो बहुत महंगे हैं। तो उन्होंने कंपैटिबल कार्ट्रिजेस लॉन्च किए। तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है वो। कार्ट्रिजेस इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट। वर्किंग मॉडल्स एज वन डेट। जी। आप इतने प्रोडक्ट्स की रेंज बना रहे हैं, आप डेस्कटॉप भी बना रहे हैं, ऑल इन वन भी बना रहे हैं, वर्क स्टेशन भी बना रहे हैं, आई थिंक सर्वर स्विचेस भी बना रहे हैं। तो इसमें से आपका बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट कौन सा है? मतलब साइनिक्स को सबसे अच्छी सेल किससे मिल रही है? देखिए, वैसे देखने जाए तो सारे ही जो प्रोडक्ट लाइन है, बेसिकली अभी हमारे पास जो लाइव प्रोडक्ट लाइन है वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऑल इन वन वर्क स्टेशन
ओके, अमित, जैसे मैं देखने जाऊँ तो सारे ही प्रोडक्ट लाइन आज की तारीख में इज गोइंग गुड। ओके, पर फिर भी अगर उसमें मेरे को एक हीरो प्रोडक्ट को ढूंढना पड़े या उसको अगर करना पड़े, तो मैं पीसी इज दी वन ऑफ द मोस्ट हीरो प्रोडक्ट जो हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के अंदर, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ओके, राइट। और बाकी सारे प्रोडक्ट भी है। पीसी जो मार्केट है वो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट दोनों में ही उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है, उसका डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। ओके। और बाकी जो ऑल इन वन हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, वो भी अच्छे परसेंटेज के साथ ग्रो हो रहा है। इन जनरली लोगों के माइंड में ये रहता है, जैसे आपने बताया कि डेस्कटॉप कंप्यूटर सबसे ग्रोइंग है हम्म। आपके हीरो प्रोडक्ट्स में, नहीं, लेकिन इन जनरली लोगों की मेंटेलिटी धीरे धीरे, हमें ऐसा लगता है या देखा जाता है कि आप पर्सन क्या करते हैं, डेस्कटॉप ना लेने के बजाय वो क्या करते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं। उनके माइंड में ये रहता है लैपटॉप इजी कैरी है, कहीं पे भी ले जाके वर्किंग की जाती है। हम्म, तो क्या डेस्कटॉप का मार्केट डाउन होने वाला है फ्यूचर में, या ऐसा कुछ नहीं है, जो मिथ है लोगों के माइंड में? अमित, लैपटॉप की बात करें तो पिछले करीबन करीबन 40-50 साल, 40 साल हो गए लैपटॉप को लॉन्च हुए हुए। आज भी डेस्कटॉप का मार्केट इंटैक्ट है। ओके, तो अगर वो डाउन होना होता, खत्म होना होता, तो कब का हो चुका होता, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, जब टैबलेट लॉन्च हुए थे तब ऐसा था लैपटॉप लैपटॉप वैनिश हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। नहीं, तो हर एक की अपनी एक जगह है इंडस्ट्री के अंदर। ओके, आप देखिए कि जो डेस्कटॉप है वो अपनी जगह पे चलता है, लैपटॉप अपनी जगह पे चलता है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, जहाँ पे उनको मूवमेंट नहीं करना है, दे प्रिफर टू हैव अ डेस्कटॉप ऑन द डेस्क, ओके, राइट। और जहाँ पे वो जो मूवमेंट करने वाले टीम मेंबर्स है वो लैपटॉप प्रिफर करते हैं। लैपटॉप तो दोनों का अपना अपना मार्केट है और दोनों ही मार्केट चलेगा। दोनों और ही। कभी भी दोनों मार्केट में कोई क्लैश नहीं आने वाला है। मतलब जो आना था, जो करेक्शन होना था, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो चुका है, अब कुछ नहीं होना है उसके अंदर। ऑल इन वन रिप्लेस कर रहा है डेस्कटॉप को। वो भी नहीं करता है। ऑल इन वन भी क्या है कि कस्टमर्स जहाँ पे उसको दिखाना है, काउंटर्स के ऊपर जहाँ पे उसको दिखाना है, वहां पे ऑल इन वन अवेलेबल, कि डे टू डे यूज में ऑल इन वन भी उसको रिप्लेस नहीं कर, नहीं करता है। ऐसा क्या मेजर कारण है कि डेस्कटॉप ऑल इन वन से रिप्लेस नहीं हो सकता? परफॉर्मेंस या कोई मेजर रीजन? और मेंटेनेंस, desktop is something like your scooter, which you can be easily can repair everywhere, anywhere, or the Maruti car, ठीक है। और all in one is something like that. For that you need a technical expertise person who can able to do it that. लाइक, तो ये एक मेजर रहती है चैलेंज, जिसकी वजह से डेस्कटॉप इज दी मोस्ट फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट। मतलब डेस्कटॉप सिंपल है कि वो मारुति कार है, कोई भी मैकेनिक देख लेगा। करेक्ट, लेकिन ऑल इन वन ऐसी कार है कि वो BMW ऑडी है, वो उसका मैकेनिक ही उसको देखेगा, कोई और जल्दी हाथ नहीं लगाएगा। बिल्कुल। BMW और तो नहीं बोल सकते, लेकिन वेज वैगन तो बोल ही सकते हैं। चलिए, बढ़िया सर। सेकंड सर, मार्केट में इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, आपको भी पता है कि आज की डेट में HP, एसर, डेल, इन लोगों ने अच्छी पोजीशन अपनी बनाई हुई है। लिनोवो भी एक पल को बना रहा था, अभी फिलहाल गवर्नमेंट में वो अपनी पोजीशन नहीं बना पा रहा, सम पॉलिसीज के प्रॉब्लम से। तो इनके सामने आपके ब्रांड के टिके रहने का ये कैसे पॉसिबल कर पा रहे हैं आप? क्या ऐसी क्या यूनिकनेस है अपने प्रोडक्ट में? देखो, हमारे पास दो चीजें हैं जिसके कारण हम अपने आप को लोगों से अलग समझते हैं। ओके, अगर मैं पहली चीज की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी, ओके, टेस्टिंग पैरामीटर ओके, एंड डिजाइन। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कभी, ओके, ठीक है। हमारा टेस्टिंग पैरामीटर हो गया, डिजाइन हो गया, बिल्ड क्वालिटी हो गया, फिर चाहे वो रॉ मटेरियल हो या आप पकड़ लीजिए आपका परफॉर्मेंस हो, परफॉर्मेंस हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, नहीं करते हम लोग कभी। एंड दैट वाज दी आवर मेन की फैक्टर्स। ठीक है, अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो आफ्टर सेल्स सपोर्ट, मेरा पर्सनली ये मानना है माल बेचना आसान है, ओके, इट्स नॉट बिग डील। माल बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, पर लॉन्ग टर्म तक सर्विस देना और सर्विस के उसको ट्रस्ट बिल्ड करना, ये सबसे that is the very important core things जी, to develop a brand। और हम उस दो चीजों से कारण अलग है बाकी ब्रांड से, बाकी मेक इन इंडिया ब्रांड से या बाकी ब्रांड से। आप ये समझिए कि हम MNC क्वालिटी ओके, और इंडियन ब्रांड का ट्रस्ट सपोर्ट दोनों को नहीं ब्रिंग सर, करके लेके आते हैं। एक हम लोग टच देते हैं इंडियन ब्रांड का विद दी MNC क्वालिटी, और यही हमें दूसरों से अलग बनाता है दूसरों से। इन जनरली होता भी है। मान लो मैं भी अगर नया यूज़र हूँ, मैं किसी, इन जनरली कोई नया ब्रांड मुझे दिखेगा तो सबसे पहला मेरे माइंड में ये आता है कि आज मैं खरीद तो लूँ इसको, बिल्कुल, बाद में सपोर्ट और सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब तरह करेक्ट। का डाउट रहता है लोगों के माइंड में।
तो आपका कहना है कि आपके ब्रांड में सबसे ज़्यादा कोर फोकस है इस चीज़ पे कि प्रोडक्ट बेचना सेकंड थिंग है, पहले को सपोर्ट एंड सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये की फैक्टर है आपका। बेचना बहुत आसान है, जी। कोई भी बेच सकता है, बहुत इजीली बेच सकता है, ओके। बट रिपीटेड बेचना विच इज दी ऑलवेज एंड साइनिस is promising to the customers is the MNC quality with the Indian touch of support. ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारा कोर फंडामेंटल है और इसी चीजों से हम अलग बन के आते हैं बाहर। आप लोग जिस सेक्टर में, इसमें वारंटी भी एक लंबे ड्यूरेशंस की रहती है, ऐसा नहीं है 6 महीने की या 1 साल की, मिनिमम 3 3 साल 5 साल प्लस तक का कहानी बिल्कुल रहता है। ठीक। तो टेक्नोलॉजी दिन बाय दिन अपग्रेड हो रही है सर। बिल्कुल टेक्नोलॉजी, हाँ, आज की डेट में ये देखा जाए तो हर 6 मंथ पे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आते आती है। तो उसका जब अपग्रेडेशन होता है तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? क्या इससे आपके बिजनेस पे कोई लॉस पड़ता है कि आपके पास पहले जो एडवांस में स्टॉक बने पड़े हैं उनको डेड होने के चांसेस होते हैं, या आप नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसकी एडॉप्शन करने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस होती है? मतलब R&D एंड रिसर्च पे कैसे वर्किंग करते हैं सर? सो हम लोग काफी क्लोजली ग्लोबल ट्रेंड के साथ सिंक रहते हैं। ओके। जो ग्लोबल वेंडर्स है लाइक इंटेल हो गया, AMD हो गया प्रोसेसर के लिए, ओके। या आप पकड़ लीजिए GPUs के लिए एनवीडिया हो गया, रेडियन हो गया, ठीक है, दे आर द मार्केट ड्रिवन पीपल्स और काफ़ी क्लोजली हम उनके साथ एसोसिएट रहते हैं और उस टेक्नोलॉजी को काफ़ी एक्टिवली हम मॉनिटरिंग करके हमारे अंदर अपग्रेडेशंस करते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट जब हम जो अपग्रेडेशन करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे करते हैं, जिससे इंडियन कंज्यूमर्स को वो अपग्रेडेशन वाली प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे हमको पॉकेट फ्रेंडली बना सके। बिल्कुल। ओके। चलिए, तो ये रही बात है सर वारंटी वगैरह पे। अब इन जनरली जैसा कि है, वो हमने ये देखा है कि सुनने में ही आता है कि मेक इन इंडिया ब्रांड जल्दी डेवलप इसलिए नहीं हो पाते कि हमारी गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट नहीं करती है। तो क्या ये लोगों के माइंड में मिथ है, या आपको कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है? लाइक PLI स्कीम की बात की जाए तो PLI स्कीम से क्या आपको आज तक कोई बेनिफिट मिला है, या आप उसके अंदर कवर ही नहीं होते? देखिए अमित, ऐसा है कि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट जी। कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती है। ओके। तो बिल्कुल ये जो सोचना है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है जी। या नहीं मिलता है, ओके। वो बिल्कुल गलत। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ओके। अगर पॉजिटिव वे में देखते हैं, ओके। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, बट आपकी एक्सपेक्टेशन और सामने वाले की डिलीवरी, ये दोनों में गैप हो सकता है, ठीक है, बट उस मीन्स नॉट लाइक दे आर नॉट सपोर्टिंग, दे आर डेफिनेटली सपोर्टिंग अ लॉट and going no further they are going to be have more stronger plans for make in India। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक एक्सपेक्टेशंस वर्सेस डिलीवरी वाली कहानी है। मैं ये मिथ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट से और मेरे को डिलीवरी कम मिलती है, तो आप सोचते हो कि आपको नहीं मिल रहा है, पर जो कर रही है वो बहुत बेटर कर रही है एंड जैम उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। चलिए, अभी अब जैम पे ही आए तो जैम पे सबसे बड़ा, मैं आपके ब्रांड के बारे में तो सेकंड थिंग बात करूंगा, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब सबसे ज्यादा ना जैम पे OEM और रीसेलर की बड़ी फाइट चलती रहती है। रीसेलर कहता है OEM मेरे को ऑथराइजेशन नहीं दे रहा, OEM कहता है मैं रीसेलर को ऑथराइजेशन दे दूं, बट वो मान ही नहीं खरीदता। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों OEM और रीसेलर के बीच में इतना बड़ा मिथ बना रहता है, या प्रॉब्लम चल रही है रीसेलर और OEM के बीच में, एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा है? अमित, मैं ये मानता हूँ ये बेसिकली कम्युनिकेशन गैप है, दिस इज नथिंग एल्स। ओके। हमारी सिस्टम में बहुत क्लियर है, हम जब एक किसी पार्टनर को ऑनबोर्ड करते हैं, रीसेलर को ऑनबोर्ड करते हैं, एक पूरा प्रोसेस डिवाइन है। ओके। एक पूरा फॉर्मेलिटी से एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उसको ऑनबोर्डिंग करते हैं, उनका हैंड होल्डिंग करते हैं और हैंड होल्डिंग के बाद हमारा पूरा एक टीम है जो उनके साथ क्लोजली वर्किंग करता है और उनको टाइम टू टाइम एजुकेट करता है। अगर वो कुछ गलत करने का सोच भी रहे तो हम उनको बता देते भैया दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट, डोंट डू दैट। सो प्रॉम्स एंड कॉन्स बताने बहुत जरूरी होते हैं, जो कभी कोई रीसेलर या OEMs बताता नहीं है, और OEMs की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है रीसेलर को बताने की कि भैया ये प्रॉम्स एंड कॉन्स है, इसको लेके चलिए। तो यू नेवर एवर blame the reseller, but this is a responsibility of OEMs to guide their resellers, hand holding them। Otherwise आज तक हमारे साथ कभी भी किसी रीसेलर का कोई क्लैश हुआ नहीं। नहीं हुआ है। We are very transparent with our resellers।
वी से यस तो यस, नो तो नो, एंड वी ऑलवेज वर्किंग ऑन अ प्रोसेस मैनर। कभी आज तक हमने कभी क्लैश नहीं देखा हमारे रीसेलर के साथ। इन जनरली जो आप रीसेलर को ऑनबोर्ड करते हैं तो आपकी पॉलिसीज क्या, मतलब इजी ऑनबोर्डिंग पॉलिसीज है या काफ़ी टफ सी रहती है, कुछ प्रोसेस है? लेकिन जैसे बहुत से ब्रांड्स का मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं कि आप हमसे एडवांस इतने का स्टॉक परचेज करो, देन मैं आपको ऑथराइजेशन दूंगा। तो क्या ऐसी पॉलिसीज साइनिक्स में भी कुछ है? नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको परचेज करना है या ये करना। इनफैक्ट हम तो बिना ऑर्डर के मटेरियल देते ही नहीं है किसी को। ओके। इफ यू डोंट हैव एनी ऑर्डर, इफ यू आस्क फॉर डिलीवरी, वी विल नॉट से नो वी डोंट हैव इट, ओके। सो वी विल नॉट गिव इट टू यू। सो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऐसी कोई स्ट्रेंजेंट पॉलिसी नहीं है हमारी जिसमें आपको कुछ खरीदना पड़ता है तभी हम आपको ऑथराइजेशन देंगे। ऐसा कोई स्ट्रेंजेंट पॉलिसी नहीं है हमारे वहाँ पे। हाँ, ये जरूर है, हम पार्टनर की रीसेलर की इंटेंसिटी को जरूर चेक करते हैं। ओके। अगर उसकी इंटेंसिटी सही है एंड ही रियली वांट्स टू ग्रो, तो हमारी पूरी टीम उनके पीछे लग जाती है उनको ग्रो करने के ग्रुप लिए। में हाँ बिल्कुल, बाकी ऐसा कोई नहीं है हमारे वहाँ पे। आप जब जैम पे एज अ ओईएम बने, क्योंकि जैम पे इन जनरली सेलर रजिस्ट्रेशन होता है, तो ओईएम बनने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए या इजीली आपका हो गया ओईएम पैनल, कोई ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं था? नहीं, मेरे हिसाब से जब आपके पास अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके। और मैं आपके मेरा नहीं लेके मैं इन जनरल आंसर देना चाहूँगा आपके बेसिक, अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। और अगर आप प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है ओईएम बनने में या ओईएम पैनल को एक्सेस करने में। एक्सेस करने में लेकिन क्या होता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आप अगर बैकडोर से अगर एंट्री करना चाहते हो या कुछ इस तरीके से एंट्री करना चाहते हो विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली लीगली एडवाइजेबल, ओके तो उस केस में डेफिनेटली आपको दिक्कत आती है। आती है। अदरवाइज हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, और हम ये मानते हैं कि जितने लोगों को हम जानते हैं और जितने लोगों के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर उनका फैक्ट्री है, हम्म। प्रॉपर एसओपी है उनके प्रोडक्शन की, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। गवर्नमेंट बायर के साथ जब भी आप लोग डील करते हैं, हम्म। तो गवर्नमेंट बायर के साथ डील करते समय ऐसा क्या मेजर डिफरेंस आपने नोट किया जो एक कॉर्पोरेट या B2B क्लाइंट के साथ आपको फेस नहीं करना पड़ता, जो एक गवर्नमेंट बायर्स के साथ फेस करना पड़ता है? देखिए, आपका क्वेश्चन मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट हाँ, मार्केट, राइट? बिल्कुल। सो प्राइवेट मार्केट जो है वो कस्टमाइज है, ओके। वहाँ पे कस्टमाइज डिमांड काफ़ी रहती है ओके। और वो फास्ट डिसीजन मेकर्स है, ओके। ठीक है। गवर्नमेंट मार्केट की बात करें तो वहाँ पे कंप्लाइंस है, प्रोसेस है, ओके। ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसफर। एंड थोड़ा सा उसमें प्रोसेस डिले रहता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ग्रो हो रहे हैं, दोनों का ही मार्केट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बट दोनों के अपने अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स है। तो जी, गवर्नमेंट में जैसा आपने बताया कि प्राइवेट सेक्टर होता है कि कस्टमाइज है, वो अपने अकॉर्डिंग परचेज करते हैं बिल्कुल। और फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है। करेक्ट है। और गवर्नमेंट में क्या है, उनको माइटी की जो गाइडलाइन है उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही परचेज करना होता है। बिल्कुल। तो साइनिक्स क्या माइटी के सारे जो स्पेक्स है उनको फॉलो कर रहा है या कहीं पे अभी पीछे हो रहा है कि आप माइटी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे? गवर्नमेंट, सिंपल क्वेश्चन बोलूँ तो मैं, आप गवर्नमेंट रेडी पूरा साइनिक्स है या अभी कहीं ना कहीं माइनर सा मिसिंग कर रहा है? सर ऐसा है कि जिस गांव में रहना उसके सरपंच से ही अगर बैर बांध लेंगे तो वो तो चलना नहीं है, जी। ठीक है। तो 100% माइटी की गाइडलाइन के हिसाब से ही चलना पड़ता है, Okay. एंड वी थैंकफुल टू माइटी सेक्रेटरीज जो टाइम टू टाइम उसको इवोलेट करके हमारे सजेशंस के बेस के ऊपर वो मार्केट रिसर्च करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, ठीक है। तो वेरी ऑब्वियस है, 100% माइटी की गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करना पड़ता है और करना ही चाहिए। चाहिए। हम्म। बिल्कुल। एक गवर्नमेंट का टेंडर विन करने के लिए एक ओईएम को सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे क्या पॉइंट होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है? मैं इन जनरली जैम की ही बात नहीं करता, अच्छा। तो ई प्रोक्योर भी जाते हो आप, क्योंकि सारी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट या तो जैम पोर्टल से होगी या ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से होगी। बिल्कुल। तो वहां पे एक टेंडर विनिंग की स्ट्रेटेजीज में सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर क्या रहेगा? अमित, मैं ये मानता हूँ क्वालिटी एंड कंप्लायंस क्वालिटी एंड कंप्लाइंस। ये बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर आप सारे स्पेक्स को मैच कर रहे हो, ओके। सर्टिफिकेशंस आपके पास है, हम्म। कंप्लायंस कर रहे हो, तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी भी हाई हो जाता है। ओके। सस्ता बेचने से या कॉस्ट इफेक्टिव बेचने से सिर्फ कॉस्ट अगर आप पकड़ लेते हो प्राइस कॉम्पिटिटिव करने से, या समझ लीजिए कि उससे ये काम नहीं चलता है, ओके। ठीक है।
आपका कंप्लायंस भी उसी लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट भी उस लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड ट्रैक रिकॉर्ड ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट का। या गवर्नमेंट के की बात करूँ, स्पेसिफिकली जेम या नॉन जेम की बात करें, तो ट्रैक रिकॉर्ड और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट ये दो चीज़ें बहुत मायने रखती है। प्राइस इज नॉट द, इट हैज़ टू बी कॉम्पिटिटिव, आई से नॉट से प्राइस मायने नहीं रखता, इट हैज़ टू बी कॉम्पिटिटिव, बट उतना मायने नहीं रखता है कि सस्ता बेच के आप मार्केट नहीं बना सकते हो। यू विल गेट वन टाइम ऑर्डर बट यू विल नॉट गेट इट रिपीटेड। इन जनरली मेरा यही क्वेश्चन जाने वाला था कि प्राइस वॉर को कैसे हैंडल करेंगे आप, क्योंकि कंप्लाइंसेस ओके हैं, आप टेक्निकल पास करने के लिए हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इन जनरली गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के 2 राउंड होते हैं, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल। तो कंप्लाइंसेस एंड स्पेक मैच, ये तो आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया, बट गवर्नमेंट मार्केट प्राइस वॉर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी भी है कि उसको जो ऑर्डर देना है किसको देना है, जो L1 पार्टी होगी, मतलब जो L1 पोजीशन पे बैठा होगा। तो इन चीज़ों को भी हैंडल करने के लिए कुछ तो स्ट्रेटेजीज होगी सर। मैंने जैसे आपको बताया, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड ट्रैक रिकॉर्ड, ओके। यही दो चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस कराती है। अगर अगर यही होता, अगर प्राइस पे ही बिजनेस होता, जी। तो जो हाई क्वालिटी हाई प्राइस बैंक पे जो काम करती है एमएनसी में, तो कभी बिजनेस ही नहीं कर पाती, बट स्टिल दे आर डूइंग गुड। तो नॉट ओनली द प्राइस इज द मैटर, यस 100% इसका स्ट्रेटेजी आपका पास यही है, लॉन्ग टर्म काम करे, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करे, और एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड के साथ करे, तभी जाके आपको गवर्नमेंट से बिजनेस गवर्नमेंट आ सकता है। बिल्कुल। ओके। आईटी हार्डवेयर सेक्टर में ओईएम के रूप में आपने ऐसे कौन से बड़े चैलेंजेस देखे, मतलब इन जनरली जब आप सर्विसेज दे रहे थे या ईएमसी दे रहे थे, तब आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, जो आप एक ओईएम अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के बाद आपको पता चला। जहाँ तक हम बात करते हैं कस्टमर एंड पे, वहाँ पे टचवुड हमें ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं आया। जी। अगर चैलेंजेस की बात करते हैं तो दो चैलेंजेस हमारे लिए इसमें बहुत बड़े हैं। अगर पहली बात करूँ तो ग्लोबल सप्लाई चेन, ओके। अभी भी हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेसर्स हो गए, ओके। जीपीयू हो गया, हम्म। फैब हो गया, सेमीकेन के ये चिप्स हो गए, उस पर हम लोग इंडिया के बाहर के लिए डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। प्राइस फ्लक्चुएशंस, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है, तो ये एक चैलेंज है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ब्रांड परसेप्शन, आज भी इंडिया में एमएनसी सुपीरियर है, वो सोच है, बिल्कुल। उसे बदलना एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों ने आफ्टर ओईएम हम लोगों ने ये सोचा कि हमको ये करना पड़ रहा है, या हमको ये चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। एक माइंडसेट जो है इंडियन कंज्यूमर का, वो अभी भी एमएनसी सुपीरियर वाला माइंडसेट है, ठीक है। तो वो माइंडसेट को हमें दूर करने के लिए इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे जॉब, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और हम लगे हुए उसके ऊपर। बेसिकली अभी तो इंडियन प्रोडक्ट्स या टेक प्रोडक्ट को हमारे आईटी मिनिस्टर वगैरह भी प्रमोट कर रहे हैं, लाइक जैसे अभी अश्नवी वैष्णव जी ने जोहो को प्रमोट किया कि मेरी पूरी मीटिंग जोहो पे बनी है। तो इसी तरीके से आपको क्या लगता है, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स में भी गवर्नमेंट इसी तरीके से सपोर्ट कर रही है? क्योंकि मैंने पीछे एक जैम का एक एडवाइजरी आया था, ऑफिस मेमोरेंडम, उसको मैं ऑफिस मेमोरेंडम बोलूँ चाहे या गवर्नमेंट ऑफिस को धमकी देनी बोलूँ, वहाँ पे सीधी बात ये लिखी गई थी, आप ये जो एमएनसी या इंडिया के बाहर के ब्रांड को ज्यादा परचेज करने की प्रेफरेंस देते हैं, आप इनको स्टॉप कीजिए, और आपकी जो टेंडर की कंडीशंस होनी चाहिए वो ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिससे मेक इन इंडिया को चांसेस मिले, ना कि आउट ऑफ द इंडियन ब्रांड्स को। बिल्कुल। सो जैसे जैसे आपने मेरे को पूछा था गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा है, आपने आपके इसके टेन्यूर में मेरे को पूछा था, तो यही सारे सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड्स इवॉल्व होती है। तो बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शंस और माइटी डीएसटी या आप जेम डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए, वो ले रहा है और कर रहा है, और आगे हम वी आर वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट आगे जाके ये चीज़ें काफ़ी और ज़्यादा सुधार में आएगी। ओके। जब आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि गवर्नमेंट के साथ आप डायरेक्ट बिलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर आप बिलिंग कर रहे हैं, आपके वेंडर, आपके जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो बिलिंग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ क्या होता है, जनरली मैं एक स्टोर खोल के बैठा हूँ तो मेरे पास काउंटर की कैश सेल है, मेरे को कोई क्रेडिट नहीं देना। लेकिन इन जनरली मान लो मैं आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना, अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट को प्रोडक्ट बेचने के बाद पेमेंट साइकिल का बड़ा इशू रहता है लोगों का। तो ये क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े या इन जनरली टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पेमेंट रिसीव हो जाती है? आपके 2 सवाल थे यहाँ पे, जी। मैं दोनों को बाइफरकेट कर देता हूँ। एक तो सवाल था आपका कि आप गवर्नमेंट के साथ आप गवर्नमेंट के बिलिंग साथ करते हैं डायरेक्ट, या नहीं करते? सब मेजरली हम्म, गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट नहीं करके हमारे रीसेलर के थ्रू ही बिजनेस करते हैं। ओके। एक्सेप्ट कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे हमारे साथ पार्टनर तो रहता ही है, जी। ठीक है, बट मेजरली हम लोग पार्टनर के साथ ज़्यादा डीलिंग करते हैं। ओके। दूसरा सवाल था आपका पेमेंट। हम्म, डेफिनेटली पेमेंट का एक चैलेंज तो है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। और एक एमएससी के लिए, एक एमएसएमई के लिए आप समझिए कि अगर पेमेंट साइकिल नहीं घूमता है तो उसका सेल्स साइकिल पूरा Stuck चौक हो हो जाता है, जाता है, पूरा बिल्कुल। स्टक हो जाता है। तो एमएससी के लिए, एमएसएमई के लिए, आई एम सॉरी, एमएसएमई के लिए पेमेंट साइकिल घूमना विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेज जहाँ से वो अपना बिजनेस को रोटेट कर सकते रोटेट हैं। कर सकता है। तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंज है। एंड हम समझते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अगर सारा ओके है तो पेमेंट आपका आ जाता है, पेमेंट निकल जाता है आपका, ओके। बट स्टिल इज गेटिंग डिलेड। तो ये चीज़ पे डेफिनेटली तो आपको गवर्नमेंट को इस काम करना चाहिए। माध्यम से मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को स्ट्रांगली काम करना चाहिए जिससे एमएसएमई को और हम लोग बढ़ावा दे सके। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में एक सबसे अच्छा रूट बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाया गया है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को जस्ट लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट की जैसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए पेमेंट के मामले में, कि प्रोडक्ट डिलीवर हुआ उसके विद इन 10 डेज के अंदर वेंडर की पेमेंट उसको रिलीज हो जाए। अमित, एक्चुअल में हम जब इतना बैठ के अगर ये सोच सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पे जो उनके इतने पास बड़े बड़े लोग मेरे वो सोचते होंगे। लेकिन गवर्नमेंट अमेज़न की तरह नहीं चलती है या बाकी पोर्टल की तरह नहीं चलती है। गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक संविधान बना हुआ है, संविधान के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। तो वो लोग भी डेफिनेटली इसको सोच रहे होंगे, वो भी उनके लिए कुछ काम कर रहे होंगे, बट उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहा होगा करने के लिए। बट ये मानता हूँ मैं, ये तो नहीं एक्सपेक्ट ऐसा रखता हूँ कि अमेज़न फ्लिपकार्ट की तरह वो पेमेंट प्रोसेस करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो पेमेंट की जो दिक्कतें अभी आ रही है, ठीक है, उसका भी कोई ना कोई सचोट तरीका, जैम काफ़ी इवॉल्व होता जा रहा है। जब हमने जैम 2017 से देख रहे हैं, 2017 से आज 2025 में जैम ने काफ़ी काफ़ी बदलाव आए हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो हम सोचते हैं कि ये भी अब नेक्स्ट बदलाव इसी के ऊपर आना इन जनरल होगा। मैंने आपका से क्वेश्चन इसलिए पूछा, मेरे जैम के ऑफिशियल से एक बार मीटिंग हुई थी, मैंने ये एजेंडा रखा था क्लियरली। उनका भी ये क्वेश्चन था कि ऐसा नहीं है हमने इस पे सोचा नहीं है, हमने सोची है, टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर दी है, बट हम फुल्ली डिपेंडेंट है मिनिस्ट्रीज के ऊपर। बिल्कुल। अब मिनिस्ट्री जब तक उसको अडॉप्ट करने के लिए एग्री नहीं होगी तब तक हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। करेक्ट। जिसके लिए इन्होंने फंक्शनैलिटी आई थिंक बनाई हुई है जैम पोल अकाउंट, बिल्कुल। जो सिमिलर एस्ट्रो वैसे अकाउंट। काम करेगा। हाँ। हाँ, वो इस तरीके से काम करेगा। तो आई थिंक कभी भी आपकी भी ऑफिशियल से मीटिंग हो तो मेरी ऑडियंस की तरफ से, हमारी तरफ से अप्रोच कीजिएगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे एक छोटा वेंडर और खुल के काम कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, और हमारा अप्रोच उसकी तरफ बहुत स्ट्रांग है। जब भी हम ऑफिसर से मिलते हैं हम यही कहते हैं कि इट शुड बी समथिंग जहाँ पे हम इसको मैनेज कर सके, मैनेज जहाँ कर पे इसको हम प्रॉपर कर सके, बिल्कुल। एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू डू। मेरा ये मानना है बहुत जल्दी ही हमें इसके ऊपर भी कोई एक्शन दिखेगा। इसके बाद सर, अब जैसे हम लोग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात ही कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मैं खत्म करता हूँ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला कॉर्पोरेट या B2B में और गवर्नमेंट बिजनेस में, कि मेजर डिफरेंस क्या है मार्केट का, कि कॉर्पोरेट मार्केट बड़ा है या गवर्नमेंट मार्केट बड़ा है? नए वेंडर के लिए कॉर्पोरेट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है? देखिए ऐसा है ना, अपॉर्चुनिटी दोनों ही जगह पे बहुत स्ट्रांग है। ओके। कॉर्पोरेट इटसेल्फ इंडिया में बहुत बड़ा है। ओके। एमएससी एमएसएमई जो कंपनियां हैं, जो दिस फॉल बिटवीन 5 करोड़ टू 500 करोड़, उसकी तादाद इंडिया में बहुत बढ़ती जा रही है। स्टार्टअप
बहुत नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत इनोवेटिव स्टार्टअप आ रहे हैं, तो बिल्कुल। वो मार्केट भी काफ़ी ग्रो हो रहा है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो जैसे पोर्टल्स ने कंज्यूमर मार्केट को अच्छी तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है, वो भी बिजनेस बहुत बड़ा चल रहा है। गवर्नमेंट बिजनेस भी बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट तो मैं ये समझता हूँ कि तीनों सेगमेंट में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो मैं तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तीनों के पास अपना अपना मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है बिजनेस के अंदर, ठीक है। ओके, तो अब आपकी कहाँ एक्सपर्टाइज है, वो डिपेंड करता है। आप कहाँ आपका माइंडसेट बनाना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो वन लाइनर आंसर इसके लिए मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से सारे ही सेगमेंट ऐसे हैं जो काफ़ी स्ट्रांग है, हो सकते हैं जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। जहाँ पे आप आपका बेस्ट दे दो, जहाँ पे आपका माइंडसेट फिट होता है, है। वहाँ पे आप बिजनेस कीजिए। ठीक है, अभी जैसा कि साइनिक्स के प्रोडक्ट रेंज हम्म, ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रेंज है। हम्म, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन जनरली लैपटॉप मैंने देखा है, डेस्कटॉप में तो बहुत से ब्रांड आ जाते हैं, बिल्कुल बट लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट में या सर्वर में या सर्वर स्विचेस में जल्दी कोई ब्रांड आने की सोचता नहीं। बिल्कुल। तो ऑलरेडी आपने काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट रेंज ले रखे हैं, लेकिन क्या इन जनरली कोई फ्यूचर है कि आपकी प्रोडक्ट रेंज और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो सकती है? सो अभी आज की तारीख में हमारे पास जो प्रोडक्ट लाइन है, अगर हम उसकी बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऑल इन वन, वर्क स्टेशन, ये 4 प्रोडक्ट लाइन एंड मिनी पीसी, ये 5 प्रोडक्ट लाइन हमारे पास एक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, ओके। हमारी R&D टीम टावर सर्वर, ओके, रैक सर्वर एंड स्टोरेज पे काम काम कर रही है। ओके, ये प्रोडक्ट को जैसे हम हमारे पोर्टफोलियो में ले आएंगे, ओके, हम एक कंप्लीट आईटी हार्डवेयर कम सॉल्यूशन मेकिंग कंपनी, इंडिजीनियस आईटी हार्डवेयर सॉल्यूशन मेकिंग कंपनी बन जाएंगे। जस्ट लाइक जैसे एचपी और एचपी। तो अगर आप जैसे अपने सर्वर वगैरह लेके आते हैं, मैंने बड़े ब्रांड्सों का इन जनरली देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपना लैपटॉप डेस्कटॉप को अलग से कंपनीज में रन कर रहे हैं, हम्म, एंड सर्वर के सेगमेंट के लिए वो कंपनी स्विच कर दे रहे हैं। जैसे एचपी का जो एचपी का ब्रांड है वो एचपी ई है सर्वर्स के लिए, बिल्कुल। और डेल का भी डेल एंटरप्राइज कुछ करके है, डेल ईएमसी। डेल ईएमसी ऐसे करके कुछ ब्रांड है। तो ऐसा क्यों ब्रांड, मतलब सर्वर्स को एक अलग ही सेगमेंट क्यों कंसीडर करके चलती है? सर देखो ऐसा होता है अमित जी, कि जब वॉल्यूम बढ़ता है ना, ओके, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती। समझ में आती है। ये ओके, सारी यूएस बेस्ड कंपनी है, हम्म, यूएस के अपने लॉस है, ओके, उस लॉस को चलते हुए ये अपनी कंपनीज को स्प्लिट कर, स्प्लिट करते हैं। ओके, शेयर होल्डर्स रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं कंपनी में, उनकी डिमांड्स और नीड के हिसाब से भी चलना पड़ता है, ओके, ठीक है। तो ऐसा इंडियन ब्रांड्स की बात करें, चाइनीज की बात करें, तो ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस आज की डेट में नहीं है। नहीं है कल हम भी इतने बड़े बन जाएंगे, जी। तब अगर हमारी भी डिमांड ऐसी रही तो वो अलग कहानी बनती है, लेकिन आज की डेट में तो हम ऐसा अंडर द सिंगल अम्ब्रेला ही पूरा रन करें। बिजनेस रन कर रहे हैं। बिल्कुल। सिंगल अम्ब्रेला से याद आया सर, मैं आपकी कंपनीज की डिटेल गो थ्रू कर रहा था, तो मेरे को जब उसमें डायरेक्टर दिखे, 3 डायरेक्टर्स दिखे, और जिनमें सबके सरनेम मेरे को जैन दिखी। तो क्या ये आपका फैमिली रन बिजनेस है या कैसे? हाँ जी, तो एज ऑन डेट वी आर फुल्ली बूटस्ट्रैप। हमारे पास हमारा कोई इन्वेस्टर्स नहीं है बिजनेस के अंदर, फुल 100% फैमिली ओन फंडेड ओके, बिजनेस है ये। और पूरा फैमिली रन कर रही है बिल्कुल, बिजनेस को। बिल्कुल। तो इन फ्यूचर इन्वेस्टर्स या स्टार्टअप बाहर से लाने का प्लानिंग है या अभी सोच रहे हैं इसकी? इज अ जर्नी, ये हैज टू बी, बट ये जर्नी है, वो आगे बढ़ते करते रहेंगे उसको। और जो आपकी सेल्स है, मान लीजिए अभी गवर्नमेंट, और आपने तो दोनों तीनों तीनों सेक्टर कवर कर रखे हैं, कॉर्पोरेट भी कर रखा है, कंज्यूमर भी कर रखा है, और गवर्नमेंट को भी कर रखा है। बिल्कुल। तो आपकी सेल्स को अगर मैं स्प्लिटिंग करूं, परसेंटेज वाइज जानना चाहूँ, तो कितना रेशो कहाँ से आ रहा है आज की डेट में? हम पकड़ लीजिए, क्योंकि हम लोग मेनली जेम के बारे में बात कर रहे हैं, जी, तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% बिजनेस जो है हम लोग आपका जेम से जेम पे करते हैं, और रेस्ट ऑफ द बिजनेस हम लोग बाकी फैक्टर्स से करते हैं। मतलब माना जाए तो आपका तीनों सेक्टर इक्वली चल रहे हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। करता है, ठीक है। और हम काफ़ी और भी स्ट्रांग बन रहे हैं जैम के ऊपर। जैम प्लेटफॉर्म पे हमारा जो मार्केट शेयर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कैजुअली सोली हम लोग काफ़ी फोकसफुल भी है मार्केट जैम पोर्टल के ऊपर। इन जनरली जैसे आपकी ग्रोथ तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी दिख रही है साइनिक्स ब्रांड की। तो जैसे कि आने वाले 5 साल में क्या लगता है आपको, जो टॉप आईडीसी ब्रांड्स होते हैं हम्म, या टॉप 5 to 6 ब्रांड्स होते हैं, क्या हमें देखने को मिल सकता है साइनिक्स उस लिस्ट में होगा? हमारा जो विज़न है या हमारा जो गोल है, अगर हम उसकी बात करें, तो हमें इंडिया का 6 लार्जेस्ट आईटी हार्डवेयर ब्रांड बनना है। बनना है,
ठीक है, ये हमारा प्राइमरी गोल है कि हम इंडिया का 6th लार्जेस्ट आईटी हार्डवेयर ब्रांड। लेकिन हमारी फिलोसफी बहुत क्लियर है, हमें लो कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करने हैं, ओके, हमें एफोर्डेबल क्वालिटी प्रोडक्ट को मार्केट में बनाना है। लेके आना है, और इसी बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल की बात करें या आप हमें सोचे कि बहुत, तो हमें एक इंडिजीनियस फ्यूचर रेडी आईटी ब्रांड बनाना है जो कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट और कंज्यूमर को एम्पावर कर सके, स्पेसिफिकली इंडियन कॉर्पोरेट्स, इंडियन गवर्नमेंट्स के यूजर्स को एम्पावर कर सके। तो इंडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि वी आर इन दैट रेस ओनली, बट ढूंढ रहे हैं रेस में। अब सर मैं थोड़ा सा ना आपसे पर्सनली कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके बारे में, उनको अगर आपको कुछ अपनी तरफ से मोटिवेट करना हो तो मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से उनको क्या मोटिवेशन रहना चाहिए वो जानना चाहूँगा। जैसे कि जो आपकी ओईएम की जर्नी रही, इसमें आपके लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या रहा? आपको ओईएम बनने के बाद क्या प्राउड मोमेंट लगा? इफ यू टॉक अबाउट प्राउड मोमेंट, अब अगर प्राउड मोमेंट की बात करते हैं तो जब हमने रेलवेज के अंदर जब हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है और आप समझो वहाँ पर रोज़मर्रोज के हजारों लोग इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, और उस टाइम पे जब अपना सिस्टम फियरलेसली इतने सारे लोगों को कैप्चर कर रहा है बेटर परफॉर्म और परफॉर्म कर रहा है, जी। नॉट ओनली द गिव द परफॉर्मेंस बट वो वर्कलोड को सस्टेन कर रहा है, ओके ठीक है, जी। और इतने सारे वर्कलोड को जब करना, वर्कलोड को सस्टेन करना, ड्यूरेबिलिटी चाहिए प्रोडक्ट का अफोर्डेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो ये सब जब होता है तो एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ, हम भी इंडियन एमएनसी क्वालिटी की प्रोडक्ट को दे सकते हैं और वो यहाँ पे आज चल रहा है। तो दैट वाज द प्राउड मोमेंट फॉर मी, जहाँ पे कंज्यूमर पब्लिक डीलिंग में जब सिस्टम लगा हुआ है और और वो चल रहा है, मतलब एक तरीके से आपकी क्वालिटी की टेस्ट, बिल्ड क्वालिटी वही से पता चलती वहीं है पे पता चलती है। एक्चुअल में बिल्ड क्वालिटी क्या है। हाँ, क्योंकि हम इन फैक्ट्री में कितने भी सॉफ्टवेयर से लोड डाल ले, कुछ भी कर ले, बिल्कुल। लेकिन जब कहते हैं ना गाड़ी जब रोड में चलती है तभी पता चलता है असली माइलेज क्या। माइलेज क्या देती है, ठीक है, यही वाली बात है, बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। अब नेक्स्ट मेरा ये है, अगर आप अपने यंगर्स को सेल्फ में एडवाइस करना चाहेंगे तो वो क्या करना चाहेंगे कि आप बिजनेस में क्या गलतियां ना करें? मैं गलतियां ना करने का तो एडवाइस नहीं करूँगा, गलतियां तो हो जाती है करते जी। करते, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा मेरे अपने व्यूअर्स को कि रिस्क लीजिए, बिल्कुल। अपने ब्रांड पे, अपने आप पे भरोसा कीजिए। ओके। एक बात, जब जब एक ब्रांड बना के जब हम आगे निकलते हैं ना, तब हमें बहुत बार ऐसे ऐसे थॉट आते हैं कि क्या क्या लोग एक्सेप्टेंस करेंगे इसको, बिल्कुल। क्या लोग इसको मानेंगे, लेकिन आपका विजन और गोल क्लियर रखिए। जब आपका विजन और गोल क्लियर है तो डेफिनेटली दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी, इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगी। तो एक क्लियर गोल के साथ चला जाए। चलिए और अपने आप पे और अपनी ब्रांड पे पूरा भरोसा रखिए। ओके। टेक्नोलॉजी हार्डवेयर बिजनेस में सर क्वालिटी और बैलेंस मेंटेनिंग ये सबसे ज्यादा मेजर चैलेंजेस है क्या? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको ओवरकम करने के लिए मैं अगर साइनिस की बात करूँ जी। तो हम डिजाइन फेज पे ही क्या बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ओके। अगर आपने रॉ मटेरियल या डिजाइन, अगर आपने लो क्वालिटी यूज किया है तो सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए आपको डिजाइन स्टेज पे जो रॉ मटेरियल सिलेक्शन है, ओके। जो आपका प्रोडक्ट डिजाइन है, उसमें बहुत काम करना जरूर। पड़ता है और हमने वही किया है, जिसकी वजह से हम आज मार्केट में अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं और इस चैलेंजेस को हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं। ग्रेट सर, आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा। मेरा लास्ट बस एक क्वेश्चन ये है कि मेजरली हमारी जो ऑडियंस है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे काम करने वाली ज्यादा ऑडियंस है। बिल्कुल। तो अगर किसी भी वेंडर को या किसी भी कंपनी को आपके साथ टाई अप करके या चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके आपके साथ अपना ब्रांड बिल्ड कराना चाहे तो क्या आप उसमें उनकी हेल्प कर पाते हैं? सेकंड, या किसी को एज अ रीसेलर आपके साथ जुड़ के काम करना हो बिल्कुल। तो उसके लिए साइनिक्स क्या उन लोगों का वेलकम करता है, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, नहीं देता है, और देता है तो क्या पॉइंट्स रहते हैं? अमित, कुछ सालों पहले हम भी नए ही थे बिल्कुल। और कहीं से हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली, किसी ने हमारा भी हैंड होल्डिंग किया और आज हम लोग यहाँ पे है। तो साइनिस इज फुल्ली कमिटेड ओके। फॉर द रीसेलर
ओके। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, मैं आपके प्लेटफॉर्म से उनको वेलकम करता हूँ और वो आए, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और हमारा प्रोसेस भी बहुत डिफाइन है। ओके। बस आपका इंटेंसिटी सही होना चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए कोई नहीं। तो मैं सर का डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी यूज़र्स को कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है वो लोग आपसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट क्या मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल दे दूंगा कौन सा आपको डालना है, जिसकी वजह से लोग उस पे आपको डायरेक्ट रीच आउट। करेक्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। एंड हितेश सर, थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए हमारे व्यूवर्स को भी, और जो आपके इंसाइटफुल रहे। कहीं ना कहीं हमें भी, हमारे व्यूवर्स को भी आपके थॉट से, आपके बिजनेस मॉडल से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और हो सकता है जो भी हमारी वीडियोस के थ्रू आपके साथ पर्सन कनेक्ट हो, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप उनको प्रॉपर हेल्प करेंगे जो भी कंपनी की तरफ से बनता होगा। थैंक यू वेरी मच अमित फॉर कॉलिंग अस और हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। बीइंग ए इंडियन, सपोर्ट टू इंडियन इज आवर प्राइम फंडा ओके। और द प्राइम मोटो ऑफ इट। एंड हम आपको एश्योरिटी देते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे कि आपके प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी हमारे पास कोई भी कोई पर्सन भी आता है, हम उसको पूरा पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करके। प्रोवाइड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि और भी लोग आगे बढ़े और हमारे साथ रीसेलर जुड़े और रीसेलर को हम हो सके इतना ज़्यादा प्रिविलेज दे सके।